नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं ओपन फॉर लर्न। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बाढ़। भारत में हर साल लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं, जान माल का भारी नुकसान होता है। लेकिन क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हम जानते हैं कि बाढ़ से निपटने के लिए हमें व्यक्तिगत और सरकारी स्तर पर क्या कदम उठाने चाहिए? आज हम इस प्रश्न का गहराई से विश्लेषण करेंगे और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये चर्चा आपको अंत तक बांधे रखेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भारत में बाढ़ से निपटने के लिए बहुस्तरीय तैयारी, एक व्यापक दृष्टिकोण। भारत अपने विशाल भूगोल और विविध जलवायु परिस्थितियों के कारण दुनिया के उन देशों में से एक है जो बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। हिमालय से निकलने वाली बारहमासी नदियां, मानसून की अनियमित वर्षा और तटीय क्षेत्रों में चक्रवातों का प्रभाव, ये सभी मिलकर भारत को बाढ़ के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाते हैं। बाढ़ का प्रभाव केवल जान माल के नुकसान तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह कृषि, बुनियादी ढांचे, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने पर भी गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए बाढ़ से निपटने के लिए एक व्यापक, समन्वित और बहुस्तरीय रणनीति की आवश्यकता है, जिसमें निजी नागरिकों से लेकर सरकार के उच्चतम स्तर तक सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी हो। यह आलेख बाढ़ से निपटने के लिए निजी और सरकारी दोनों स्तरों पर की जाने वाली तैयारियों का विस्तार से विश्लेषण करेगा, जिसका उद्देश्य एक ऐसी प्रणाली विकसित करना है जो न केवल आपदा को कम करे, बल्कि समुदायों को इसके प्रभावों के प्रति अधिक लचीला भी बनाए। बाढ़ की प्रकृति और भारत के संदर्भ में इसका महत्व। भारत में बाढ़ के मुख्य कारणों में शामिल हैं: 1. भारी और अनियमित मानसून वर्षा। भारत की वर्षा का एक बड़ा हिस्सा मानसून पर निर्भर करता है। कुछ ही हफ्तों में भारी वर्षा होने से नदियां उफान पर आ जाती हैं और निचले इलाकों में बाढ़ आ जाती है। 2. नदियों का तलछट जमाव। कई भारतीय नदियां अपने साथ भारी मात्रा में तलछट लाती हैं, जिससे उनका तल ऊपर उठ जाता है और उनकी जल धारण क्षमता कम हो जाती है। 3. बांधों का अपर्याप्त प्रबंधन। कभी कभी भारी वर्षा के दौरान बांधों से अचानक पानी छोड़े जाने से निचले इलाकों में बाढ़ आ जाती है। 4. शहरीकरण और अतिक्रमण। शहरों में जल निकासी प्रणालियों पर बढ़ते दबाव और नदी के किनारों पर अतिक्रमण से पानी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा आती है, जिससे शहरी बाढ़ की समस्या बढ़ जाती है। 5. तटीय बाढ़। चक्रवात और उच्च ज्वार के कारण तटीय क्षेत्रों में समुद्र का पानी अंदर आ जाता है, जिससे व्यापक तटीय बाढ़ आती है। 6. जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक वर्षा की घटनाओं में वृद्धि हो रही है, जिससे बाढ़ की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही है। इन सभी कारकों को देखते हुए भारत को बाढ़ से निपटने के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों तरह की रणनीतियों की आवश्यकता है। निजी स्तर पर तैयारियां। हर नागरिक की जिम्मेदारी। बाढ़ से निपटने की तैयारी केवल सरकार का काम नहीं है, यह हर नागरिक की जिम्मेदारी है। व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर की गई तैयारियां आपदा के प्रभाव को काफी हद तक कम कर सकती हैं। 1. जागरूकता और शिक्षा। बाढ़ के जोखिम को समझना। प्रत्येक व्यक्ति को अपने क्षेत्र में बाढ़ के जोखिम को समझना चाहिए। क्या वे बाढ़ प्रवण क्षेत्र में रहते हैं? उनके घर के पास कौन सी नदी है? पूर्व चेतावनी प्रणाली को समझना। स्थानीय बाढ़ चेतावनी प्रणालियों के बारे में जानकारी रखना महत्वपूर्ण है। रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल अलर्ट और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी की गई चेतावनियों पर ध्यान दें। बाढ़ सुरक्षा उपायों पर शिक्षा। बच्चों और वयस्कों दोनों को बाढ़ के दौरान सुरक्षित रहने के तरीके सिखाए जाने चाहिए, जैसे कि बिजली के खतरों से बचना, दूषित पानी से दूर रहना और सुरक्षित स्थानों पर जाना। 2. आपदा किट, इमरजेंसी किट तैयार करना। हर घर में एक आपदा किट तैयार होनी चाहिए, जिसमें निम्नलिखित आवश्यक वस्तुएं शामिल हों: पीने का पानी कम से कम 3 दिनों के लिए प्रति व्यक्ति 4 लीटर पानी, गैर नाशवान भोजन, डिब्बाबंद भोजन, सूखे मेवे, ऊर्जा बार, प्राथमिक उपचार किट, बैंडेज, एंटीसेप्टिक, दर्द निवारक, व्यक्तिगत दवाएं, टॉर्च और अतिरिक्त बैटरियां बिजली गुल होने की स्थिति में, रेडियो, बैटरी से चलने वाला जानकारी प्राप्त करने के लिए, पावर बैंक चार्जिंग उपकरण, मोबाइल फोन को चार्ज रखने के लिए, व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पाद, साबुन, टूथब्रश, सैनिटाइजर। महत्वपूर्ण दस्तावेज, पहचान पत्र, संपत्ति के दस्तावेज, बीमा पॉलिसी, वाटरप्रूफ बैग में, नकद, एटीएम और बैंक सेवाओं के अनुपलब्ध होने की स्थिति में, कपड़े और कंबल, मौसम के अनुसार, उपकरण, चाकू, रस्सी आदि। 3. घर को बाढ़ रोधी बनाना। घर की मरम्मत, कमजोर दीवारों और छतों की मरम्मत करें। ऊपर उठाना, यदि संभव हो तो बिजली के स्विच और सॉकेट को ऊंचा करें। महत्वपूर्ण सामान को सुरक्षित रखना। महत्वपूर्ण दस्तावेजों और कीमती सामान को ऊंचे स्थान पर या वाटरप्रूफ कंटेनर में रखें। छत और नालियों की सफाई। पानी के सुचारू प्रवाह के लिए छतों और नालियों को साफ रखें। सैंडबैग का उपयोग। बाढ़ के पानी को घर में घुसने से रोकने के लिए सैंडबैग का उपयोग किया जा सकता है। 4. निकासी योजना, इवैक्यूएशन प्लान। सुरक्षित मार्ग की पहचान। अपने घर से सुरक्षित निकासी के मार्गों की पहचान करें। मिलन बिंदु, मीटिंग पॉइंट तय करना। परिवार के सदस्यों के लिए एक सुरक्षित मिलन बिंदु तय करें यदि वे अलग हो जाते हैं।
संपर्क जानकारी, परिवार के सदस्यों और आपातकालीन सेवाओं के संपर्क नंबरों की सूची तैयार रखें। पालतू जानवरों की योजना, पालतू जानवरों को सुरक्षित रखने की योजना बनाएं। 5. बीमा। बाढ़ बीमा। संपत्ति और जीवन के लिए बाढ़ बीमा करवाना एक समझदारी भरा कदम है। ये वित्तीय नुकसान को कम करने में मदद करता है। 6. सामुदायिक भागीदारी। पड़ोसियों से जुड़ना, अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर एक सामुदायिक आपदा प्रतिक्रिया योजना बनाएं। स्वयंसेवक बनना, स्थानीय आपदा प्रबंधन टीमों में स्वयंसेवक के रूप में शामिल हों। जागरूकता अभियान, स्थानीय स्तर पर बाढ़ सुरक्षा पर जागरूकता अभियान चलाएं। 2. सरकारी स्तर पर तैयारियां, एक मजबूत और लचीली प्रणाली का निर्माण। सरकारी स्तर पर तैयारियां व्यापक और बहुआयामी होनी चाहिए, जिसमें रोकथाम, शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति शामिल हो। रोकथाम और शमन, प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन। ये दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है जिसका उद्देश्य बाढ़ के जोखिम को कम करना और इसके प्रभावों को नियंत्रित करना है। 1. बुनियादी ढांचा विकास और प्रबंधन। नदी तटबंधों का निर्माण और रखरखाव, कमजोर तटबंधों को मजबूत करना और नए तटबंधों का निर्माण करना, खासकर उन क्षेत्रों में जहां बार बार बाढ़ आती है। बांधों और जलाशयों का प्रबंधन, बांधों और जलाशयों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना, जिसमें जल स्तर की निगरानी और नियंत्रित तरीके से पानी छोड़ना शामिल है। जल निकासी प्रणाली का सुधार, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जल निकासी प्रणालियों को अपग्रेड करना और नियमित रूप से साफ करना ताकि पानी का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित हो सके। अतिक्रमण हटाना, नदी के किनारों और जल निकासी चैनलों से अतिक्रमण हटाना ताकि पानी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा न आए। बाढ़ रोधी संरचनाएं, पुलों और सड़कों जैसी बुनियादी ढांचों को बाढ़ रोधी बनाना। 2. भूमि उपयोग नियोजन, लैंड यूज प्लानिंग। बाढ़ प्रवण क्षेत्रों की मैपिंग, बाढ़ प्रवण क्षेत्रों की पहचान करना और इन क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना। हरित बुनियादी ढांचा, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, वेटलैंड्स, मैंग्रोव और बाढ़ के मैदानों जैसे प्राकृतिक जल प्रतिधारण क्षेत्रों का संरक्षण और पुनर्स्थापन करना। ये क्षेत्र प्राकृतिक स्पंज के रूप में कार्य करते हैं और बाढ़ के पानी को अवशोषित करते हैं। शहरी नियोजन में जल संवेदनशील डिजाइन, शहरों को इस तरह से डिजाइन करना कि वे पानी को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकें, जिसमें वर्षा, जल संचयन और पुनर्भरण को बढ़ावा देना शामिल है। 3. वनीकरण और मिट्टी संरक्षण। जलग्रहण क्षेत्रों में वनीकरण, नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में वृक्षारोपण से मिट्टी के कटाव को कम करने और पानी को धीमा करने में मदद मिलती है, जिससे बाढ़ का खतरा कम होता है। टेरेसिंग और कंटूर प्लॉइंग, पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को रोकने और पानी के प्रवाह को धीमा करने के लिए। 4. प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, EWS। मौसम विज्ञान डेटा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD को मजबूत करना ताकि सटीक और समय पर मौसम पूर्वानुमान उपलब्ध हो सके। जल स्तर की निगरानी, नदियों और जलाशयों में जल स्तर की वास्तविक समय की निगरानी के लिए सेंसर और स्वचालित गेज स्थापित करना। सूचना का प्रसार, चेतावनी को विभिन्न माध्यमों SMS, रेडियो, टीवी, सायरन, सोशल मीडिया से तेजी से और प्रभावी ढंग से प्रसारित करना ताकि प्रभावित समुदायों तक समय पर जानकारी पहुंच सके। समुदाय आधारित चेतावनी प्रणाली, स्थानीय समुदायों को शामिल करना ताकि वे प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को समझ सकें और उसका उपयोग कर सकें। B. तैयारी, प्रिपेयर्डनेस। बाढ़ आने से पहले की जाने वाली ये गतिविधियां प्रतिक्रिया प्रयासों को सुचारू बनाने और नुकसान को कम करने में मदद करती हैं। 1. आपदा प्रबंधन योजनाएं, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स। राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर योजनाएं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों SDMAS और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों DDMAS को मजबूत, अद्यतन और विस्तृत बाढ़ प्रबंधन योजनाएं बनानी चाहिए। इन योजनाओं में भूमिकाएं, जिम्मेदारियां, संसाधन आवंटन और संचार प्रोटोकॉल स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए। मानकीकृत संचालन प्रक्रियाएं SOPs, बाढ़ प्रतिक्रिया के लिए स्पष्ट SOP विकसित करना ताकि सभी एजेंसियां एक साथ मिलकर काम कर सकें। 2. क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF, इन बलों को आधुनिक उपकरणों से लैस करना और उन्हें नियमित रूप से प्रशिक्षण देना ताकि वे बाढ़ प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहें। स्थानीय स्वयंसेवक, स्थानीय समुदायों को प्राथमिक चिकित्सा, खोज और बचाव और निकासी प्रक्रियाओं में प्रशिक्षित करना। सरकारी अधिकारियों का प्रशिक्षण, विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आपदा प्रबंधन के सिद्धांतों और प्रथाओं में प्रशिक्षित करना। 3. संसाधन जुटाना और भंडारण। राहत सामग्री का भंडारण, भोजन, पानी, दवाएं, कंबल, नावों और अन्य आवश्यक राहत सामग्री का पर्याप्त स्टॉक तैयार रखना और रणनीतिक स्थानों पर संग्रहित करना। परिवहन और संचार। बाढ़ के दौरान परिवहन और संचार नेटवर्क को बनाए रखने के लिए वैकल्पिक मार्गों और प्रणालियों की पहचान करना। वित्तीय संसाधन, आपातकालीन स्थितियों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का आवंटन। 4. सार्वजनिक जागरूकता अभियान।
शिक्षा और मॉक ड्रिल, नागरिकों को बाढ़ से निपटने के तरीकों के बारे में शिक्षित करने के लिए व्यापक सार्वजनिक जागरूकता अभियान चलाना और नियमित रूप से मॉक ड्रिल आयोजित करना। स्कूल पाठ्यक्रम, आपदा प्रबंधन को स्कूल के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना। सी प्रतिक्रिया रेस्पॉन्स, बाढ़ आने के दौरान की जाने वाली गतिविधियां जिसका मुख्य उद्देश्य जीवन बचाना और तत्काल राहत प्रदान करना है। 1. खोज और बचाव अभियान। तेज प्रतिक्रिया टीमें, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और अन्य आपातकालीन सेवाओं को तुरंत जुटाना। उन्नत उपकरण, रबर बोट, जीवन रक्षक जैकेट, गोताखोरी उपकरण और हेलीकॉप्टर जैसे आधुनिक बचाव उपकरणों का उपयोग। प्राथमिकता, सबसे कमजोर और फंसे हुए लोगों को प्राथमिकता देना। 2. निकासी और आश्रय। सुरक्षित निकासी, प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना। अस्थायी आश्रय, सुरक्षित और स्वच्छ अस्थायी आश्रय स्थलों की स्थापना करना जिनमें बुनियादी सुविधाएं, पानी, स्वच्छता, चिकित्सा सहायता उपलब्ध हों। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की विशेष देखभाल, कमजोर आबादी के लिए विशेष प्रावधान करना। 3. राहत सामग्री का वितरण। भोजन और पानी, प्रभावित लोगों को स्वच्छ पेयजल और पका हुआ भोजन या सूखे राशन की आपूर्ति। चिकित्सा सहायता, चिकित्सा शिविर स्थापित करना और डॉक्टरों तथा पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात करना ताकि चोटों और जलजनित बीमारियों का इलाज किया जा सके। स्वच्छता बनाए रखने के लिए मोबाइल शौचालय और अपशिष्ट निपटान प्रणालियों का प्रावधान। 4. संचार और समन्वय। कमांड सेंटर, एक केंद्रीकृत कमांड सेंटर स्थापित करना जो सभी प्रतिक्रिया गतिविधियों का समन्वय करे। पारदर्शी संचार, प्रभावित लोगों और मीडिया को नियमित रूप से स्थिति की जानकारी देना। एजेंसियों के बीच समन्वय, विभिन्न सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों, एनजीओएस और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच प्रभावी समन्वय। डी पुनर्प्राप्ति, रिकवरी, बाढ़ के बाद की गतिविधियां जिसका उद्देश्य सामान्य स्थिति बहाल करना और समुदायों को अधिक लचीला बनाना है। 1. नुकसान का आकलन और पुनर्वास। त्वरित आकलन, जान माल और बुनियादी ढांचे के नुकसान का त्वरित और सटीक आकलन करना। मुआवजा और सहायता, प्रभावित परिवारों और व्यवसायों को वित्तीय सहायता और मुआवजा प्रदान करना। आजीविका का पुनर्वास, किसानों, मछुआरों और छोटे व्यवसायों को उनकी आजीविका फिर से शुरू करने में मदद करना। 2. बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण। बाढ़ रोधी पुनर्निर्माण, क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों, स्कूलों, अस्पतालों और घरों का पुनर्निर्माण इस तरह से करना कि वे भविष्य में बाढ़ के प्रति अधिक प्रतिरोधी हों। बेहतर निर्माण मानदंड, भविष्य के निर्माण के लिए बेहतर बाढ़ रोधी मानदंड और भवन कोड लागू करना। 3. मनोवैज्ञानिक सहायता, काउंसलिंग, बाढ़ से प्रभावित लोगों को मनोवैज्ञानिक सहायता और परामर्श प्रदान करना, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को। 4. दीर्घकालिक लचीलापन, सीखना और सुधार, प्रत्येक बाढ़ घटना से सबक सीखना और भविष्य की तैयारी और प्रतिक्रिया योजनाओं में सुधार करना। सामुदायिक लचीलापन, समुदायों को बाढ़ के प्रभावों से उबरने और भविष्य की आपदाओं का सामना करने के लिए मजबूत बनाना। सरकारी स्तर पर महत्वपूर्ण पहल और चुनौतियां। भारत सरकार ने बाढ़ से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का अधिनियमन, एनडीआरएफ का गठन और विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ शामिल है। हालांकि चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, कई क्षेत्रों में जल निकासी प्रणालियां पुरानी और अपर्याप्त हैं। अतिक्रमण और अनियोजित शहरीकरण, शहरी क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या का एक बड़ा कारण अनियोजित विकास और जल निकायों पर अतिक्रमण है। अंतर एजेंसी समन्वय, विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय की कमी। पर्याप्त वित्त पोषण, बाढ़ नियंत्रण और प्रबंधन परियोजनाओं के लिए पर्याप्त और समय पर वित्त पोषण की कमी। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ की बढ़ती अप्रत्याशितता और तीव्रता। जागरूकता की कमी, अभी भी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बाढ़ से संबंधित जागरूकता की कमी है। आगे का रास्ता, एक समन्वित और समग्र दृष्टिकोण। बाढ़ से निपटने के लिए भारत को एक समग्र और समन्वित दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिसमें निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान दिया जाए। 1. एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन, नदियों, जलाशयों और भूजल के एकीकृत प्रबंधन पर जोर देना ताकि बाढ़ और सूखे दोनों से निपटा जा सके। 2. प्रौद्योगिकी का उपयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, ड्रोन और उपग्रह इमेजरी जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग बाढ़ के पूर्वानुमान, निगरानी और क्षति आकलन के लिए करना। 3. समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन, स्थानीय समुदायों को आपदा प्रबंधन प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से शामिल करना, क्योंकि वे ही पहली प्रतिक्रिया देने वाले होते हैं। 4. निजी क्षेत्र की भागीदारी, निजी क्षेत्र को बाढ़ रोधी बुनियादी ढांचे के विकास और नवाचार में शामिल करना। 5. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ बाढ़ प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रौद्योगिकी को साझा करना। 6. दीर्घकालिक निवेश, बाढ़ नियंत्रण और प्रबंधन परियोजनाओं में दीर्घकालिक निवेश करना, न कि केवल प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना। 7. सतत विकास लक्ष्य, एसडीजीएस के साथ संरेखण, बाढ़ प्रबंधन प्रयासों को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों, विशेष रूप से जलवायु कार्रवाई और लचीले बुनियादी ढांचे से जोड़ना।
तो दोस्तों, आज हमने देखा कि बाढ़ जैसी गंभीर चुनौती से निपटने के लिए हमें व्यक्तिगत और सरकारी दोनों स्तरों पर कितनी विस्तृत और गहरी तैयारी की आवश्यकता है। ये सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम जागरूक बने, तैयार रहें और एक दूसरे का सहयोग करें। याद रखें, तैयारी ही आधी जीत है। मुझे उम्मीद है कि ये चर्चा आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी और इसने आपकी जिज्ञासा को अंत तक बनाए रखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ओपन फॉर लर्न चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक और दिलचस्प विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।